अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, चंद्रयान 3 और तस्ख़ीर कायनात पर इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करूँगा। चंद्रयान 3 एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूनिवर्स। 2 दिन कबल वो लम्हा हिंदुस्तान के तमाम शहरियों के लिए इंतहाई खुशी और मसर्रत का था जब हिंदुस्तान के साइंसदानों का बनाया हुआ चंद्रयान 3 चांद पर उतरा। हिंदुस्तानी साइंसदानों की निस्फ सदी से ज्यादा की मेहनत रंग लाई। ये बहुत बड़ा वाकया माना जाता है। गुज़िश्ता 70 सालों से खलाई सफर के तजर्बे किए जा रहे हैं। नासा ने इसमें लीड रोल प्ले किया। आज स्पेस में 240 से ज्यादा रोबोटिक एयरक्राफ्ट उसके मौजूद हैं। 24 साइंसदान स्पेस में काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान भी 50 साल कबल ये काम शुरू किया और उसके बाद चांद पर अपनी मशीन भेजने में कामयाब हो गया। इस कामयाबी को लेकर पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से लोगों ने जश्न मनाया, उनमें 4 किस्म के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जिन्हें इस बात की खुशी है कि साइंस में हमारा मुल्क पीछे नहीं है। साइंसी तरक्की और खलाई सफर की जो सलाहियत हिंदुस्तान ने पाई है, वो उसे पूरे आलम में कटिंग एज अता करती है। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने इस मिशन की कामयाबी को शिर्क से और देवमालाई किस्सों से वाबस्ता किया। तीसरे लोग वो हैं जिन्होंने कहा कि यह खुदा की खुदाई में खलल है, ये इंसानी फितरत के खिलाफ है। इस्लाम इसे पसंद नहीं करता कि चांद पर कमंद डाले जाएं, चांद पर इंसान जाकर बसेरा करे। यह साइंस की नामाकबूलियत है। ये असल में इल्म और वाकिफियत की किल्लत के नतीजे में बाज़ मुसलमान ऐसे समझते हैं। और कुरान की तालीमात भी ये नहीं है कि इंसान कायनात को एक्सप्लोर न करे। कायनात के बारे में तो इस्लाम का तस्वुर ये है कि अल्लाह ताला की निशानियों में से बड़ी निशानी है कायनात का हर कुर्रा, सूरज, चांद, जमीन, सितारे, सैयारे, सब अल्लाह ताला की अजीम निशानियां हैं। आयात कहा कुरान ने इन्हें, अलम आइन लाम मीम, इसी से आलम बनता है। झंडा, निशान, तो साइंस ऑफ गॉड है। ये खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। कुरान ने कहा कि हम आगे अनकरीब सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, कि हम अनकरीब लोगों को आसमानों में और जमीन में हमारी निशानियां खोल खोल कर दिखाएंगे ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला हक है। तो कायनात के एक्सप्लोरेशन को, कायनात की तस्खीर को
कुरान कहता है कि ये हमने तुम्हारे लिए बनाया है। एक तो यह है कि इससे तुम हमारी निशानी पाओ, खुदा के वजूद की ये शहादत देती है कायनात। कायनात का जर्रा जर्रा गवाही देता है कि इसका पैदा करने वाला एक साने है, हकीम है, एक मुसव्विर है, एक डिजाइनर है। और दूसरी बात जो कुरान से हमें मालूम होती है वो ये कि अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन और उनमें जितनी चीजें ही वो सब हमारे लिए मुसख्खर कर दी है। अलम तरो अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कुरान कहता है कि क्या तुमने देखा नहीं, आसमानों में जो चीजें हैं और जमीन में जो चीजें हैं वो सब हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। वी हैव मेड इट सबसर्विएंट टू यू, वी हैव मेड इट यूजफुल टू यू। ये तर्जुमा लोगों ने लिखा है। तो आसमान में तलाश करना कि हमारे लिए फायदे की चीजें क्या हैं, जमीन में तलाश करना कि हमारे लिए फायदे की चीजें क्या हैं, ये भी हमारा काम है। तो पहला ग्रुप वो है जिन्होंने साइंसी कुव्वत पर खुशी मनाई। दूसरे लोग वो हैं जिन्होंने इस कामयाबी के साथ शिर्क और अपने दियोमालाई किस्सों को जोड़ा। तीसरे बाज लोगों ने कम इल्मी की वजह से समझा कि ये इंसानी फितरत के खिलाफ है, ये इस्लामी तालीमात के खिलाफ है, नहीं। और चौथे वो लोग हैं जिन्होंने कौम परस्तों से ज्यादा कौम परस्ती का इजहार किया। ये चार कैटेगरी के लोग हैं जिनको आपने ऑब्जर्व किया होगा परसों जब हमारा चंद्रयान चांद के सरफेस पर उतरा। चंद्रयान को भेजने का मकसद क्या है, इसको समझेंगे तो हमारी नई नस्ल के लोगों के लिए बहुत से रिस्क के दरवाजे इसके अंदर खुले हैं, बहुत से पोटेंशियल इसके अंदर मौजूद हैं। आज से 25-50 साल के बाद बहुत सी राहें खुलने वाली हैं। नौजवान अगर इस पर गौर करें तो उनके लिए बहुत सी फायदे की चीजें हैं। नंबर एक ये है कि हिंदुस्तान उन 4 ममालिक में से एक मुल्क है जिसने चांद के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया। और हिंदुस्तान को यह एजाज भी हासिल है कि चांद का जो जुनूबी हिस्सा है, उसका जो निचला हिस्सा है, जो अंधेरा रहता है, उसमें स्पेस मिशन को उतारने का एजाज हिंदुस्तान को है। पहला मुल्क है। यह चांद का जो जुनूबी हिस्सा है, इसमें मालूम हो रहा है कि फ्रोजन वाटर मौजूद है। इसके इम्कानात पाए जाते हैं कि वहां पानी है, और अगर वहां पानी है तो फिर बहुत से इम्कानात वहां खुल जाते हैं। इंसान भी जाकर बच सकता है, पानी और बहुत से काम में लाया जा सकता है। पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके फ्यूल बनाया जा सकता है। और आगे जब खलाई सफर इंसान करेगा, स्पेस का एक्सप्लोरेशन करेगा, तो चांद फ्यूलिंग स्टेशन साबित होगा। एयरक्राफ्ट वहां जाएंगे और फ्यूल करके आगे के सफर करेंगे। नंबर एक ये है। ये चूंकि चांद का जो जुनूबी हिस्सा है, इसका बड़ा हिस्सा, बड़े बड़े गड्ढे पाए जाते हैं, क्रेटर्स पाए जाते हैं, जिनमें लाखों करोड़ों साल से सूरज की शुआएं नहीं पहुंची। वो एक यकबस्ता इलाका है, यानी वो फ्रोजन इलाका है। इसलिए साइंसदान ये समझते हैं कि वहां जो कुछ मटेरियल मौजूद है, अगर वो फ्रोजन है, उस पर सूरज की शुआएं नहीं पड़ी हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आया होगा। और उसके नतीजे में सोलार सिस्टम के सिलसिले में नए मालूमात को इकट्ठा किया जा सकता है। इसलिए कि जो मटेरियल वहां प्रिजर्व्ड है वो फ्रोजन शक्ल में है। तीसरी चीज यह है कि वहां की जो जमीन है, वहां के जो तराई इलाके हैं, उसके मुताले से चांद कब बना और कैसे बना, यह इल्म भी हासिल किया जाएगा। जिसके पास इल्म होता है वो कुव्वत वाला होता है। हिंदुस्तान ये सब इल्म हासिल करेगा, ये डाटा जमा करेगा, ये उसका अपना डाटा होगा, दुनिया उससे ये डाटा खरीदेगी। ये तीसरी चीज है। चौथी चीज ये है
कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी यानी बहुत दूर दराज कायनात में जो सैयारे और सितारे पाए जाते हैं, उनकी रोशनी और उनके सिग्नल्स दुनिया तक आते हैं। लेकिन इस दुनिया में इतने सिग्नल्स पाए जाते हैं आज के जमाने में कि उन सिग्नल्स को कैच करना मुश्किल हो जाता है, खलल वाक़ई हो जाती है। अगर चांद पे एक स्टेशन बना दिया जाए, रेडियो एस्ट्रोनॉमी जिसे कहते हैं, वहां अगर बड़े बड़े सैटेलाइट नस्ब कर दिए जाएं तो कायनात का मुताला करना आसान है। कायनात से दूर दूर से जो रोशनी आती है, जो शुआएं आती हैं, जो वेव्स आते हैं, उन सबको कैच करना, उनकी स्टडी करना चांद के सदन इलाके में ज्यादा आसान है। दुनिया में यह करना इसलिए मुश्किल है कि यहां खलल वाक़ई होता है, यहां बहुत सी शुआएं ऑलरेडी मौजूद हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा काम है आगे चलकर। फिर उस सरफेस में मीथेन और यूरेनियम पाए जाने के इम्कानात हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंसान वहां पहुंचेगा और आबादी बसा सकता है अगर इन गैसेस को वो कन्वर्ट कर सके। फिर उसके बाद ये जो लैंडर पहुंचा, फिर लैंडर से रोवर निकला और रोवर जाकर वहां मुताला करेगा। लैंडर चांद के सरफेस का मुताला करेगा, उसके टेम्परेचर का मुताला करेगा, उस सरफेस के कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल का मुताला करेगा और रोवर जाकर वहां मादनियात क्या ही वो तलाश करेगा। कहा जाता है कि सोने की कानें हो सकती हैं, गोल्ड माइंस हो सकते हैं, यूरेनियम के माइंस हो सकते हैं और बहुत से रिच मटेरियल हो सकते हैं। इन सब का एक्सकवेशन करना आसान होगा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी ये। इससे हिंदुस्तान की माशी कुव्वत में एक नया बाब शुरू होगा और जब ये शुरू होगा तो इससे जुड़े हुए लाखों बिजनेस होंगे और हमारी नई नस्ल आज से इसकी तैयारी करेगी। तो मैं उनको बताता हूं कि वो दिन दूर नहीं, जैसे यहां से लैंडर जाकर चांद पर उतरा, चांद से यूरेनियम का माइनिंग करने के बाद, गोल्ड की माइनिंग करने के बाद वहां से मशीन आएगी और दुनिया में लैंडिंग करेगी। ये सब इम्कानात मौजूद हैं और जब वो आएगा तो उससे जुड़े हुए लाखों बिजनेस हो सकते हैं। ये सब गोया के तहकीक जारी है। तहकीक, तजस्सुस, ये इंसानी फितरत का हिस्सा है। जब से इंसान पैदा हुआ उसके अंदर तजस्सुस की सिफत है। वो तहकीक करता है, वो तस्खीर करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज से 70-80 हजार साल पहले, जबकि दुनिया ऐसी तंग नहीं थी, रियल एस्टेट का वैल्यू ऐसा नहीं था, दुनिया खाली थी, लेकिन इंसान दुनिया को तलाश करना चाहता था। अफ्रीका से निकला और उसके बाद मिडिल ईस्ट क्रॉस करता हुआ, इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल लाइन को क्रॉस करता हुआ सदर्न इंडिया को आया। सदर्न इंडिया से फिर ईस्टर्न कोस्टल लाइन को क्रॉस करता हुआ ऊपर गया, बर्मा गया, सिंगापुर गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपाइंस होते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। ये जो माइग्रेशन है इंसान का, ये 70,000 साल पहले हुआ। हमें नहीं मालूम कि इसमें कितनी नस्लें काम आ गई, इसमें कितनी सदियां बीती कि अफ्रीका से निकलकर ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचे। 70,000 साल पहले की यह कहानी है। तो इंसान के अंदर तजस्सुस है, वो तहकीक करता है, वो जानना चाहता है, वो दुनिया को टटोल कर देखना चाहता है। ये तो मैंने 70-80 हजार बरस पुरानी बात कही। आज से 400-500 साल पहले यूरोप से एक्सप्लोरर्स निकले, हिंदुस्तान आए। क्योंकि यहां स्पाइसेस पाए जाते हैं। उस जमाने में फूड प्रोसेसिंग के लिए ना बिजली थी, ना कोल्ड स्टोरेज थे। फूड को प्रोसेस करने और प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस बहुत काम आते थे। तो हिंदुस्तान की तरफ उन्होंने सफर किया और बाद सयाह हिंदुस्तान को कैप्चर करने के इलाके से निकले अमेरिका पहुंच गए, बाद लोग ब्राजील पहुंच गए। कहने का मतलब है कि इंसान का मिजाज है कि वो तहकीक करता है, वो जुस्तजू करता है, वो तस्खीर करता है, वो एक्सप्लोर करता है। और उसके बाद ऐसा है कि दुनिया की जमीनों पर जिसने कब्जा जमाया,
उन्होंने 9 आबादियाती कॉलोनीज बनाई। अंग्रेज यहां आए, उन्होंने कॉलोनीज बना दी। कॉलोनीज के लिए पहले इंसानों की जरूरत होती थी, अब कॉलोनीज के लिए इंसानों की जरूरत नहीं है। मार्केट इकोनॉमी के जरिए से भी वो आपको गुलाम बनाकर रख सकते हैं, वो आपको कॉलोनाइज कर सकते हैं मार्केट इकोनॉमी के जरिए से। तो चांद पर कॉलोनी बनने का मतलब ये जरूरी नहीं कि इंसान की आबादियां ही वहां मौजूद हों। वहां हजारों रोबोट्स भेज दिए जाएं और उनकी इंडस्ट्री कायम हो जाए, और रोबोट जो है बहुत सा काम करके, मिनरल्स खुदाई करके और बहुत सी चीजें वहां से भेजते रहें, तो ये भी कॉलोनाइजेशन ही कहा जाएगा, ये भी नौ आबादियाती ही है। तो अंग्रेज उस जमाने में दुनिया भर में गए, उन्होंने दुनिया को कैप्चर किया। जिसका जमीन पर कब्जा होता है, जिसका समंदर पर कब्जा होता है, वो सुपर पावर होता है। 1000 बरस तक मुसलमान थे जिनका जमीन पर भी कब्जा था, समंदरों पर भी कब्जा था। उसके बाद अंग्रेज कब्जा कर लिए, जमीन पर भी उनका कब्जा, पानी पर भी उनका कब्जा हो गया, तो आसमान पर उन्होंने कब्जा करना शुरू किया। यह फितरी बात है, तजस्सुस उसकी फितरत में है, तहकीक उसकी फितरत में है, एक्सप्लोर करना उसकी फितरत में है। जब जमीन को उसने टटोल लिया, समंदर को उसने खंगाल लिया, यहां के मादनियात और खजानों को उसने दरियाफ्त कर लिया, तो अब उसका जी चाहता है कि आगे जाकर कायनात में दीगर इलाकों में जो चीजें मौजूद हैं उसकी तहकीक करे, उसकी जुस्तजू में लगे, वहां से खजाने दरियाफ्त करे। चांद पर तो अभी हिंदुस्तान पहुंचा, आगे सूरज का मिशन भी पेश नजर है हिंदुस्तान का, और 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर रहकर सूरज के सरफेस का मुताला होगा। नासा मार्स पर इंसानों को उतारने की कोशिश में लगा हुआ है। नासा का एक मिशन ऐसा है, वॉयेजर, जो 1980 के दहाई में भेजा, और पूरा सोलर सिस्टम क्रॉस करते हुए इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो गया। बहुत वसीए और इस कायनात, उसका छोटा सा हिस्सा है सोलर सिस्टम। और ये वॉयेजर को कितने साल, 20-30 साल लग गए सोलर सिस्टम को क्रॉस करने के लिए। इनसे मालूम होता है कि अल्लाह ताला की अजमत क्या है, उसकी कुदरत क्या है, उसका पावर क्या है। उसकी कायनात से इंसान भाग कर नहीं जा सकता। वो जमीन छोड़कर चांद में चले जाए तब भी खुदा की कायनात में है, चांद छोड़कर वो स्पेस में चले जाए तब भी खुदा की कुदरत में है, वो निजाम शमसी को छोड़कर बाहर चले जाए तब भी खुदा की ममलिकत के अंदर वो मौजूद है। तो इन सब चीजों को हमें कुरानी नुक्ते नजर से देखने की जरूरत है। मादा परस्त लोग चंद्रयान के उतरने को सिर्फ मादी पहलू से देखते होंगे, सिर्फ उसके जाहिरी पहलू को देखते होंगे, लेकिन हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि हम उसके बातिनी पहलू को भी देखें, उसके इरफानी पहलू को भी देखें, उसके रूहानी पहलू को भी देखें, और दुनिया को वाकिफ कराएं कि तुम सिर्फ जाहिर परस्त हो, तुम सिर्फ जाहिर की चीजों को देखते हो। जिस खुदा ने चांद को बनाया हो, जिस खुदा ने सूरज को बनाया, और जिस खुदा ने इस पूरी कायनात को बनाया, और उसमें बेशुमार राज उसने रखे, और तुम्हें इतनी सलाहियत दी कि तुम उस राज को तलाश कर सको, टटोल सको, उस खुदाए वाहिद और उस खुदाए बुजुर्ग बरतर के अलावा किसी के लिए इबादत लायक नहीं है। यह वो पैगाम है जो हमें दुनिया के सामने देना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए, हमारी नई नस्ल को बिलखुसूस साइंटिफिक टेम्परामेंट अता करे, ताकि वो कुरान की रोशनी में साइंस का भी मुताला कर सके, कायनात का भी मुताला कर सके, और आगे दुनिया को वो सरफराज कर सके। अल्लाह ताला हमारी नुसरत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमाइन।